हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए फिर से हाजिर है आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके। हमारा चल रहा था अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी लिक्विडिटी रेशो। जो लिक्विडिटी रेशो मैं आपको पूरी तरह से करवा चुका हूँ, कोई फॉर्मूला आपने याद नहीं करना। तो लिक्विडिटी में जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि लिक्विडिटी जब रेशो करो तो सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में सोचना। उसमें मैंने करंट रेशो और लिक्विड रेशो आपको करवाई। ठीक है, लिक्विड रेशो करने का कारण क्या था कि हम चाहते थे कि ये पता लगे कि कोई भी कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में कितनी कैपेबल है। तो चलिए लिक्विडिटी रेशो हमारा क्लियर है, उसके रिलेटेड जो सम थे वो मैंने आपको समझाए थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी रेशो। अकाउंटिंग रेशो का एक दूसरा पार्ट आएगा, कौन सा? अपनी एक्टिविटी रेशो। अब एक्टिविटी रेशो हम करेंगे क्या? देखिए सबसे पहले समझिएगा कि एक्टिविटी रेशो करने का कारण क्या है। देखिए पिछली रेशो में हमने चेक किया था कि कंपनी लायबिलिटीज पे करने में कितनी कैपेबल है। इसमें हम देखेंगे कि कंपनी की जो एक्टिविटी है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है। क्या कंपनी एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है या नहीं। देखिए जब एफिशिएंसी की बात आए तो मुझे लगता है कि जब हम किसी कंपनी को बोलें कि यार ये एफिशिएंट है या नहीं, तो ज्यादातर बात घूमेगी कि कंपनी कितना अच्छा सेल कर रही है, कितना अच्छा स्टॉक को मेंटेन कर रही है, कितने जल्दी डेटर से कलेक्शन कर रही है, कितनी ज्यादा करंट अपना क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रही है। तो सारा दायरा घूमा जाएगा स्टॉक्स के ऊपर। तो जब स्टॉक की बात करी जाएगी, एफिशिएंसी की बात करी जाएगी, तो हमेशा चेक किया जाएगा। देखिए जब कंपनी सेल करती है ना, तो पता कि कैश सेल हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर क्रेडिट सेल हो तो इट मींस सामने वाला बंदा मेरा क्या बनेगा? डेटर। तो सेल तो करते जाएंगे, लेकिन अगर क्रेडिट सेल करते जाए और डेटर से कलेक्शन ना कर पाए तो फिर तो वो कंपनी क्या इतनी एफिशिएंट नहीं बन पाएगी। तो कंपनी की एफिशिएंसी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कंपनी कितनी जल्दी अपना पैसा डेटर से क्या करती है, रिकवर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं एक्टिविटी रेशो में, इसका नाम एफिशिएंसी रेशो मान सकते हैं, परफॉर्मेंस रेशो भी मान सकते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये कंपनी कितनी एफिशिएंट है, ये कितने अच्छे तरीके से सेल कर रही है, कितने अच्छे तरीके से स्टॉक को क्या कन्वर्ट कर रही है इसमें सेल में। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सेल ज्यादा करता जाऊंगा तो मैं काफी हद तक मानूंगा कि मेरी जो एफिशिएंसी है वो काफी अच्छी है, मेरे वर्कर्स बड़े एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक्टिविटी रेशो में है तो रेशो बड़ी सारी, लेकिन अब मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा आज के दिन के लिए तीन तरह की रेशो। एक आएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एक आएगी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और एक मैं आपको करवाऊंगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ये तीनों रेशोज के एक एक फॉर्मूले और होंगे। आज मैं आपको फॉर्मूले जो है ना पूरी तरह से जो आपके दिमाग में फिट करूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक रेशो उठाऊंगा। सबसे पहले उठाऊंगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और उसके रिलेटेड जितने भी सम निकल सकते हैं वो सारे मैं आपके लिए अगली क्लास में लेके आऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं तीनों फॉर्मूलों को करने का कारण। समझिएगा, देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की, तो पहले आपको लिख दूं कि मैंने फॉर्मूला लिखा क्या। मैंने लिखा जी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, क्योंकि इन्वेंट्री स्टॉक को हम जब हमारे पास पड़ा होगा तो उसको दिखाएंगे किसमें, किस वैल्यू पे दिखाएंगे? उसको दिखाएंगे कॉस्ट पे। चलिए मैंने ऊपर लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे क्या लिखा? एवरेज स्टॉक। फिर मैं कारण भी बताऊंगा आपको कि मैंने ये चीजें क्यों लिखी। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। देखिए ट्रेड रिसीवेबल में सबसे पहले आएगा क्या? ट्रेड रिसीवेबल होते कौन है? देखिए कोई भी कंपनी जब क्रेडिट सेल करेगी तो सामने वाले बंदे का या तो नाम रखा जाएगा डेटर, या क्या रखा जाएगा? बिल रिसीवेबल। अगर तो वो बंदा जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि हाँ ये ठीक टाइम पे पैसे दे रहा है, तो उसको मैं डेटर मान लूंगा। पर कुछ बंदे ऐसे जिनके ऊपर मुझे डाउट है कि पता नहीं यार ये टाइम पे पैसे देंगे या नहीं, तो उनसे मैं लिखवा के एक बिल के ऊपर उनसे लिखवा के कि इस तारीख को आप पैसे देंगे, तो वो बिल अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखूंगा। तो जब डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को जोड़ दूंगा तो उसका नाम रखा जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। हाँ, अगर सम में अपना सिंपल डेटर टर्नओवर रेशो बोल दूं, अगर सम में इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों की नहीं है ना, बिल रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर सिंपल डेटर की इंफॉर्मेशन है तो आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर की जगह लिख सकते हो डेटर टर्नओवर रेशो। लेकिन अगर डेटर्स भी हैं और बिल रिसीवेबल भी हैं तो दोनों को एक नाम से जोड़ा जाएगा, किससे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से। फिर आएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल का भी आपको पता है, ट्रेड पेबल मतलब जब हम सप्लायर से सामान परचेज करेंगे तो उसको जब पेमेंट लेट करेंगे तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? क्रेडिटर। पर अगर वो भी हमसे लिखवा के ले ले कितने टाइम में पेमेंट करनी है, तो हम लिख के दे देंगे, तो हमने बिल पे कर रखा। तो इसका मतलब क्रेडिटर और बिल पेबल क्यों बने? क्योंकि मैंने कौन सी परचेज की? नेट क्रेडिट परचेज। तो तीनों फॉर्मूला को देखिएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। जिन तीनों की मैंने टर्नओवर रेशो पता कर दी, मैंने तीनों के नीचे लिखा क्या? मैंने यहाँ स्टॉक टर्नओवर रेशो तो लिखा एवरेज स्टॉक, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो तो मैंने इसकी एवरेज ली, क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मैंने कहा जी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, नीचे क्या लिखा? एवरेज ट्रेड पेबल्स। समझाऊंगा क्यों लिखा मैंने। अब मुझे बताइएगा, जब मैंने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो की तो मैंने ऊपर क्या लिखा? मैंने लिखा जी नेट क्रेडिट परचेज। मुझे पता है कि जब भी मैं ट्रेड पेबल की बात करूंगा तो पक्का मैंने सप्लायर से क्या सामान परचेज किया होगा, और किस बेसिस पे? क्रेडिट बेसिस पे। तो फिर ऊपर मैं परचेज भी कौन सी लिखूंगा? नेट क्रेडिट। मुझे बताइएगा
जब मैंने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपसे कहा तो इसका मतलब ही हुआ कि मेरे डेटर और बिल रिसीवेबल बने क्यों, क्योंकि मैंने कौन सी सेल करी होगी, नेट क्रेडिट सेल। तो ऊपर क्या आया, नेट क्रेडिट सेल। और आपको पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसको मैं हमेशा किस पे रखूंगा, क्या सेल वैल्यू पे या कॉस्ट वैल्यू पे, तो उसका आएगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसकी कॉस्ट आएगी। अब हम समझते हैं कि ये फॉर्मूले बने, इन फॉर्मूलों को करने का कारण क्या। देखिए पूरे साल में हमने बड़ी सारी क्रेडिट सेल की होगी। मैं एक इस फॉर्मूले से आपको समझाऊंगा कि कैसे इस फॉर्मूले को ये बनाया गया। देखिए पूरे साल में मैंने बड़ी सारी क्रेडिट सेल की होगी, पूरे साल कई सारे डेटर्स बने होंगे, कई सारे बंदों ने मुझसे सामान परचेज किया होगा। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ क्रेडिट सेल की, कैश सेल को इंक्लूड नहीं करेंगे। डेटर का लिंक किससे, सिर्फ क्रेडिट सेल से। देखिए पूरे साल में मैंने बड़ी सारी क्रेडिट सेल की होगी और बड़े सारे बंदों को की होगी। तो जब मैंने पूरी लगातार सेल की, पूरे 12 मंथ की सेल की, तो मैं पता करना चाहता हूं इसमें करने का कारण क्या। देखिए जितनी बार मैं सेल करता जाऊंगा ना, मैं उतना ही एफिशिएंट माना जाऊंगा कि मैंने बड़ी बार सेल की। अगर मैं कोई दुकान ओपन करूं और मैं चाहता हूं कि फटाफट मेरे पास क्या, मेरा सामान बिके और मेरे डेटर्स बने, फिर मैं उनसे क्या कलेक्शन करूं और कलेक्शन करके क्या फिर उनको सेल करूं। जितनी ज्यादा बार मैं सेल करता जाऊंगा मैं थोड़ा एफिशिएंट मानता जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे, देखिए जब मैं आपसे एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए पूरे साल में मैंने ना 6 लाख की सेल की, और ये कौन सी है, ये मेरी कंपनी की इस साल की, पूरे साल की क्या, पूरी क्रेडिट सेल। मुझे बताइएगा क्या एक ही बार में मैंने 6 लाख की सेल कर दी होगी। मैंने कहा जी नहीं, पूरे साल की सेल है। पूरे साल की सेल कितनी, 6 लाख। और मैंने पता नहीं कई बार अपना करी किस हिसाब से होगी, हो सकता है कई बार मैंने 50,000 का सामान बेचा हो क्रेडिट पे, कभी 40 का, कभी 30 का, कभी 90 का। तो टोटल कर करके पूरे साल की सेल कितनी, पूरे साल की सेल हुई 6 लाख। देखिए अब मैं अब ये कहूं कि पहले 30, फिर 60, फिर 70, तो फिर नीचे लिखूं क्या, पता कैसे चलेगा कितने डेटर कितनी बार बने। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। मैं सिंपल एक चीज ले लेता हूं, मैं कहता हूं जी एवरेज ले लेते हैं। जब बड़ी सारी कंडीशन आ जाए ना, जब इस टाइम 30 की 40 की 50 की, तो मैं ले लेता हूं एवरेज किसी चीज की। देखिए उसके बाद पूरा समझ आएगा कि क्यों ये फॉर्मूला बना। मान लीजिए मैं एक टाइम पे मान लेता हूं कि मेरे ना डेटर हमेशा बने रहते हैं 60, मैंने माना है 60 आएगा। जैसे मान लो ओपनिंग में ना, मान लो मेरे रहते हैं 50,000 के डेटर्स और क्लोजिंग में कितने रहते हैं 70 के। तो अगर मैं 50 और 70 को जोड़ लूं और डिवाइड, 2 टर्म्स जोड़ी तो डिवाइड क्या किया मैंने 2, तो उसका आंसर है 60। तो आंसर ये बना कि एक टाइम में मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी जो डेटर वो कितने बनते हैं 60,000 के। तो अगर मेरे डेटर एक टाइम पे 60,000 के बने तो इसका मतलब मैं यही मानूंगा ना कि एक टाइम में मैंने सेल कितनी कर रखी है, कितनी 60,000 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने नीचे एवरेज ली क्यों, एवरेज ये जानने के लिए ली कि मैं पूरे साल में तो सेल करता हूँ 6 लाख की, लेकिन एक टाइम पे मेरे डेटर्स बनते कितने हैं, तो उसके लिए मैंने एवरेज का यूज किया। तो एवरेज में मुझे पता चला कि जब भी मैं सेल करता हूँ तो एक टाइम में लगभग मेरी 60,000 की कौन सी सेल जाती है, क्रेडिट सेल। तो अभी मुझे बताइएगा अगर मैंने पूरे साल में 6 लाख की क्या की, अगर सेल की और एक टाइम पे मैं क्या करता हूं, एक टाइम पे मैं सेल करता हूं 60,000 की, यानी कि एक टाइम में मेरे डेटर्स कितने बनते हैं एवरेजली, तो मैं बोलूंगा जी 60,000। जब मैं इसको कट करूंगा तो इसका आंसर आएगा क्या, इसका आएगा आंसर 10 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटर टर्न ओवर रेशियो का मतलब कि मैंने अपने डेटर्स को कितनी बार रिपीट किया। तो अगर एक टाइम में मैं 60,000 के डेटर बनाता हूं और पूरे साल में मैंने सेल कितनी कर रखी है 6 लाख की, तो पक्का वो डेटर मेरे पास कितनी बार आया होगा। देखिए 60,000 का एक बार सामान लेके गया होगा, फिर उसके बाद पेमेंट करने आया होगा, फिर 60,000 का क्या मैंने उसको सामान दिया होगा। मतलब मैं काफी ज्यादा एफिशिएंट हूं कि मैं उस डेटर को अपनी दुकान पे कितनी बार बुला पा रहा हूं, कितनी बार 10 टाइम्स। तो पूरे साल की सेल 6 लाख और एक टाइम में मैं सेल करता हूं कितनी, एवरेज में मेरे डेटर कितने रहते हैं 60,000 के। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो डेटर जो है वो मेरी दुकान पे कितनी बार आया, वो है मेरी दुकान पे कितनी बार 10 टाइम्स। तो फिर डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब क्या हुआ, तो डेटर टर्नओवर रेशियो जो हमने कर रहे हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसमें हम ये पता करना है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है। देखो जो बंदा जितनी बार मेरा डेटर बनेगा, अगर ज्यादा बार डेटर बनेगा, इट मीन वो 12 बड़ी बार मुझसे क्या सामान लेने आया, बड़ी बार मैंने उसको सेल की। अगर मैं ये मान लूं कि एक टाइम में क्या 50,000 के डेटर रहते हैं एवरेज में, तो जब 6 लाख के डिवाइड 50,000 करोगे तो आंसर क्या आएगा, वो आएगा 12 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डेटर जो है वो मेरी दुकान में कितनी बार आया, वो मेरी दुकान में कितनी बार आया 12 टाइम्स। तो बड़ी अच्छी बात है कि 12 बार आया। क्यों, जितनी ज्यादा बार आया होगा, पिछला बिल क्लियर किया होगा, फिर अगली बार फिर सेल की होगी, फिर अगला बिल क्लियर किया, फिर उसका फिर क्या अपनी सेल हुई। तो चलिए मुझे लगता है काफी हद तक ये पता चल गया होगा कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करने का कारण क्या। अब मुझे बताइएगा उसी तरीके से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का देखिए उसी एग्जांपल से चलते हैं। मान लीजिए मैंने ना पूरे साल में चलो मैं मान लेता हूं 4 लाख का, पूरे साल में ना मैंने अपने सप्लायर से
जो सामान परचेज किया मैं उसको ले लेता हूं 4 लाख पूरे साल में। पूरे साल में मैंने सामान कितना परचेज किया, चलिए एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 480। मैंने पूरे साल में अपने सप्लायर से क्रेडिट में 480 का सामान परचेज किया, तो क्या मैंने 480 का एक ही टाइम पे परचेज किया होगा? नहीं, हो सकता है मैंने कई बार मैंने 60 लिए हों, उसके बाद मुझे परचेज की जरूरत पड़ी 80 की, फिर मैंने 80 का परचेज किया हो। पर जब परचेज अलग अलग होगी तो क्रेडिटर भी अलग अलग से बनेंगे। मान लीजिए मैंने अपने सप्लायर से कहा कि 60,000 का जो है ना वो सामान भेज दीजिए उधार क्रेडिट पे, तो फिर जो सामने वाला बंदा वो तो मेरा क्रेडिटर बन गया, वो 60,000 से बना। अच्छा, कई बार वो 70 से बना होगा, अगली बार मैंने 90 का सामान परचेज किया फिर 90 से बना होगा। देखिए फिर बड़े सारे क्रेडिटर्स आ गए, फिर वही चीज जैसे बड़ी सारी चीजें आ जाएं तो सिंपल एक एवरेज कर लो, एक ओपनिंग का ले लो और एक क्या क्लोजिंग का, तो उसकी एवरेज कर लो। तो मैंने फिर से वही चीज की, मैंने लिखा ना एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो इसका मतलब मैंने फिर एवरेज की। मैं एवरेज करके पता क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि एक टाइम में मैं मेरे क्रेडिटर बनते कितने से हैं। पूरे साल में तो मैंने कितनी परचेज की 480 की, एक टाइम में मैं कितनी परचेज करूंगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 मतलब एवरेज। तो एवरेज आप बता दीजिए, मैंने कहा जी एवरेज मान लेते हैं अपनी 80,000। मान लीजिए एक टाइम में मैंने जो अपने सप्लायर से सामान परचेज किया वो एवरेज में पूरे साल में वो निकल गया 80,000, यानी कि मैं पूरे साल में 480 की क्रेडिट क्या परचेज करता हूं, लेकिन एक टाइम में कितनी करता हूं 80,000 की। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे बताइए मेरा आंसर क्या आएगा, जी आएगा 6 टाइम्स। खुद ही सोचिए, अगर पूरे साल में मैंने सामान परचेज कर रखा है 480 का, बट मैं एक टाइम में कितना परचेज करता हूं 80,000 का, तो इसका मतलब मैं कितनी बार अपने सप्लायर के पास गया होऊंगा। जब पता है कि एक बार 80 का फिर 80 का लिया होगा 160, ऐसे कर करके कहां तक पहुंचा मैं 480 तक। इट मींस मैं अपने सप्लायर के पास कितनी बार गया होऊंगा, मैं उसके पास गया 6 टाइम्स, 6 बार मैं उसके पास गया। तो डेटर जो क्रेडिटर अपनी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है उससे हमें पता चलता है कि हम कितनी बार क्या क्रेडिटर को क्या पेमेंट करने में सक्षम हुए, यानी कितनी बार उसके पास गए। हम उसके पास गए कितनी बार 6 टाइम्स। अच्छा, उसी तरीके से हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की मतलब है कि हम अपने स्टॉक को कितने टाइम्स सेल करने में क्या सक्षम हुए। हमने कहा जी मान लीजिए पूरे साल में मेरे पास पड़ा रहता है, पूरे साल में मेरे पास पड़ा रहा, वही एग्जांपल ले लेते हैं, पूरे साल में मेरे पास पड़ा रहा 480 का स्टॉक पूरी कॉस्ट का, और उसमें से एवरेज में मेरे पास मेरी दुकान में हमेशा पड़ा रहता था कितना स्टॉक 80,000 का। तो अगर पूरा फिर से हम करें तो मैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो अपने स्टॉक को है वो कितनी बार कन्वर्ट करने में, किसमें सेल में कन्वर्ट करने में कामयाब हुआ। तो मैंने अपनी दुकान का जो सामान है वो कितने टाइम सेल करने में कामयाब हुआ 6 बार। तो बड़ा इजी समझ आया कि टर्नओवर रेशियो करने का मतलब क्या है। देखो जितनी ज्यादा टाइम्स आएगा उतने हमारे लिए बेनिफिट ज्यादा। तो ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पूरे साल में कितना सामान बेचा मैंने 6 लाख का, और एक टाइम में कितना बेचा मैंने 60,000। तो इसका मतलब मैं डेटर को कितनी बार सामान बेच पाया, मैं उसको बेच पाया 10 टाइम्स। ठीक है जी। उसी तरीके से जब मैंने पूरी परचेज की तो पूरे साल की परचेज 480 और एक टाइम में मैंने परचेज किया 80 का, तो मैं कितने टाइम्स मैंने क्या की ट्रेड पेबल को क्या उसके पास गया, तो मैं 6 बार उसके पास गया हूंगा। तो देखिए ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल इजी। जब स्टॉक की बात करेंगे ऊपर कॉस्ट, जब ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे ऊपर क्या, कब बने वो ट्रेड रिसीवेबल बने जब नेट क्रेडिट सेल हुई, और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर और बिल्स पेबल कब बने जब हमने कौन सी परचेज की नेट क्रेडिट परचेज। और नीचे हमने एवरेज क्यों ली, देखिए एवरेज इसलिए ली कि पूरे साल का हमने सेल तो ले लिया, पूरे साल का हमने क्या परचेज भी ले लिया, पूरे साल का क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया, पर नीचे पंगा ये था कि डेटर क्रेडिटर जो अपनी एवरेज थी ना, जो नीचे वाली जो ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल्स एवरेज स्टॉक, ये हर टाइम बदलता होगा, किसी मंथ 50 होगा, किसी मंथ 60 70। तो मैंने कहा जी तो बड़ी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो सिंपल मैंने कहा कि एवरेज ले लो उस चीज की, एक ओपनिंग का उठा लिया जाए और एक क्या क्लोजिंग का। जब आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करोगे तो आपने 2 टर्म्स को जोड़ा तो डिवाइड करेंगे 2, तो आपके पास निकल आएगा क्या एक टाइम का एवरेज में इतना क्या ट्रेड रिसीवेबल और इतना क्या अपना ट्रेड पेबल और एवरेज क्या स्टॉक। चलिए एक बात हमें समझ आ गई कि सर ये हमने जो सॉल्व किया इससे हमें ये तो पता चल गया कि कितनी बार हमने क्या डेटर को अपने पास बुलाया 10 टाइम्स, हम सप्लायर के पास कितनी बार गए 6 टाइम्स। अब हम पता ये करना चाहते हैं कि कितने कितने पीरियड के बाद गए होंगे। देखिए ये तो कंफर्म है कि डेटर मेरे पास कितने टाइम्स आया, मेरे पास वो 10 टाइम्स आया, और यहाँ पे मैं सप्लायर के पास कितनी बार गया, मैं गया जी 6 टाइम्स। अब हम पता ये करना चाहते हैं, ये टाइम तो पता लग गया, मैं किसी शॉप पे कितनी बार गया वो तो मुझे पता लग गया, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि कितने कितने पीरियड के बाद गया होगा। पूरे साल में कितने मंथ है 12 मंथ, दिनों की बात करें तो 365। अब करना क्या चाहिए, एक छोटी सी एग्जांपल समझिएगा, ये समझिएगा आप अपने सप्लायर्स के पास उसके पास पूरे साल में कितनी बार गए। आपने कहा जी सर हम ना 6 टाइम्स उसके पास गए, तो एक दिमाग में फिर से कैलकुलेशन करिएगा,
अगर आप उस सप्लायर के पास पूरे साल में 6 बार गए तो इसका मतलब साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो क्या इससे मैं थोड़ा बहुत अंदाजा नहीं हो रहा कि हम किसी के पास 6 बार गए पूरे साल में तो पक्का 2-2 मंथ के गैप में गए होंगे, तो 6 × 2 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी दुकान में किसी सप्लायर के पास 6 बार गया तो मैं पूरे साल में कितने कितने पीरियड के बाद जाता हूँ। आपने कहा सर 2 मंथ के बाद। ये 2 मंथ आपने निकाले कैसे, आपने कैसे किया होगा, आपने कहा होगा जी सर पूरे साल में जो मंथ है ना वो है 12, पूरे साल में कितने मंथ हैं 12, और हम उस सप्लायर के पास कितनी बार गए, 6 बार गए। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया हमारा 2 क्या मंथ। इसका मतलब पूरे साल में हम 2-2 मंथ के बाद उस सप्लायर के पास जा रहे होंगे। तो मुझे फॉर्मूला बताइए, क्या ये नया फॉर्मूला आया कोई? नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताइए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब कि हमने पूरे साल में कितनी परचेज की और एक टाइम में हम कितनी क्या परचेज करते थे। तो 6 बार हम उसके पास गए, तो 6 बार जब गए तो उसके बाद मैंने निकाला जी क्रेडिटर को क्या करनी होती है, पेमेंट। अगर मैं 6 बार उस सप्लायर के पास गया तो मैं कितने कितने मंथ बाद जाता हूँ उसके पास। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मंथ बाद भी मैं उसके पास जाऊंगा मैं पिछली पेमेंट कर दूंगा और अगला क्या सामान परचेज कर लूंगा। जब आपने कहा जी सर पूरे साल में 12 मंथ है और आप गए उसके पास 6 बार, तो पक्का 2-2 मंथ के बाद मैं उसके पास जाता हूँ। 2 मंथ बाद जब मैं उसके पास गया तो पिछली पेमेंट मैंने कर दी होगी, उसके बाद फिर से नया सामान परचेज किया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला मंथ वाला पीरियड जो है वो कम अगर होता जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब जो मेरा क्रेडिट पेमेंट पीरियड है, मैं अपने क्रेडिटर को पेमेंट करता कब होऊंगा, मैं 2-2 मंथ बाद अपने क्रेडिटर्स की क्या करता रहूंगा, पेमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि फॉर्मूला ये बना कि एवरेज पेमेंट पीरियड। देखिए अगर आपने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो करनी है तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो मतलब कि सामान परचेज करना। तो अगर सामान परचेज करोगे 6 बार तो चले गए आप, लेकिन उसको पेमेंट भी तो करनी है ना। तो जब पेमेंट करनी है तो इस नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज पेमेंट पीरियड। और अगर आप एवरेज पेमेंट पीरियड की बात करो तो ऊपर लिखो मंथ, 12 मंथ टोटल, और 6 का निकाला था आपने, कितनी बार गए थे उसके पास, 6 आंसर निकालने का मतलब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला क्या बना, मंथ अपॉन क्या, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये निकला है 2 मंथ बाद। इसका मतलब 2-2 मंथ के पीरियड के अंतराल के बाद मैं अपने क्रेडिटर्स की क्या करता रहूंगा, पेमेंट। अब आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे। अब इसमें मुझे बताइएगा, इसमें मैंने कहा था जी मैंने अपने डेटर्स को सेल कर रखी है पूरे साल में कितनी, 6 लाख की, बट एक टाइम में कितनी पेमेंट करता हूँ मैं, 60,000 की। इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर दूं, मैं यहाँ पे एवरेज ले लेता हूँ 50,000 की, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या बना, देखिए पूरे साल में मेरी कंपनी ने क्रेडिट में सेल की 6 लाख, बट मैं एक ही टाइम में 6 लाख तो करूंगा नहीं, एक टाइम में मैं सेल करता हूँ एवरेज में। तो एवरेज में मैंने एक टाइम पे सेल करता हूँ 50,000 की। तो अगर मैंने एक टाइम में 50 की तो पूरे साल में कितनी की, 60। तो 50 को अगर 6 लाख ले जाऊं तो मतलब मैंने 12 टाइम्स क्या कर रखी होगी, सेल। तो जितनी बार मैंने सेल कर रखी होगी उतनी बार से मेरे क्या बने होंगे, डेटर्स। तो 12 बार मेरे इस साल में क्या बने, 12 टाइम्स मेरा क्या बना, डेटर बना। 50,000 की सेल की, 50,000 का डेटर बना। फिर उसके बाद आया होगा, उसको 50 की पेमेंट कर रखी होगी, उसका 50 का फिर से क्या, मैंने उसको सामान सेल किया होगा। तो इस तरह से वो मेरी दुकान में आया, वो कितने बार, 12 टाइम्स आया। ये तो बड़ा इजी हो गया कि सर अगर कोई डेटर हमारी दुकान में 12 बार आया तो पक्का कितने अंतराल के बाद आता होगा, ये पक्का मंथ, क्यों पूरे साल मंथ भी कितने हैं, 12, और वो हमारे पास आया भी कितनी बार, 12 बार। तो अच्छा डेटर से मुझे बताइएगा कि डेटर को पेमेंट करनी है जो उससे कलेक्शन करनी है। तो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला का बना दूंगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो बताइएगा फिर से वही चीज, पूरे साल में मंथ कितने, 12, और आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो हमने टाइम्स में निकाली कितनी बार मेरे पास आया, वो 12 बार। जब इसको सॉल्व किया गया तो ये आपका 1 मंथ। देखिए बड़ी अच्छी कंपनी है, एफिशिएंट है कि देखिए एक मंथ बाद जो अपनी सेल कर रखी है ना, एक मंथ बाद उस पैसे अपना उस डेटर्स की क्या कर पा रही है, वो कलेक्शन। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक मंथ बाद ही हमें अपना क्या पैसा वापस आई जा रहा है जो हमने क्या कर रखा था क्रेडिट सेल में। और जो हमने खुद परचेज की थी उसकी पेमेंट हमें कितने मंथ बाद करनी पड़ रही थी, 2 मंथ के बाद। तो कंपनी एफिशिएंट तरीके से चल रही है। इसका मतलब हुआ अगर यहाँ पे आंसर और दूर चला जाए, अगर मंथ चले जाए 3-4, तो इसका मतलब है कंपनी थोड़ी बुरी कंडीशन में है कि कंपनी को जो रिकवरी है ना, जो एवरेज कलेक्शन हो रही है डेटर से, वो कितने मंथ बाद हो रही है। तो जब लिक्विडिटी कम होती जाएगी तो आपको बताया था मैंने कि कंपनी जो है बुरी हालत में चलती जाएगी। तो चलिए ये भी कंफर्म हो गया। तो फॉर्मूला हमने याद ही नहीं किया, जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आएगा तो सिंपल सी बात है, डेटर से कलेक्शन करेंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिटर्स को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट, तो एवरेज पेमेंट पीरियड। ऊपर दोनों में मैंने क्या रखा, मंथ, और नीचे रख दीजिए जिस रेशियो को आप कर रहे हो। कौन सी रेशियो की पहले आपने, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स होगा, ठीक है।
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो किसकी, पेबल की, तो नीचे भी क्या आ गया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स। तो उसी तरीके से क्या, स्टॉक, मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक को कितनी बार हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, किसमें, सेल में। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने 6 बार जो भी मेरे पास स्टॉक था उसको 6 टाइम्स मैंने किसमें कन्वर्ट किया, सेल में। अगर मैं अपने स्टॉक को पूरे साल में 6 टाइम किसमें कन्वर्ट कर पाया, सेल में कन्वर्ट कर पाया, तो उसका मतलब तो यही हुआ मैं कितने कितने मंथ बाद अपने स्टॉक को कन्वर्ट करता जा रहा हूं, किसमें, सेल में। तो फिर से वही चीज, इसको लिखते हैं एवरेज कन्वर्जन पीरियड, एवरेज कन्वर्जन कि मैं कितने टाइम इसको कन्वर्ट करते जा रहा हूं। तो फिर से वही चीज कि सर एवरेज कन्वर्जन पीरियड का मतलब ऊपर तो मंथ ही आएंगे, फॉर्मूले में ऊपर आएगा क्या, नंबर ऑफ मंथ्स, वो है 12, और मैं कितनी बार अपने स्टॉक को सेल में कन्वर्ट कर पाया, सर 6 टाइम्स। तो पक्का 2 मंथ बाद, 2 मंथ बाद मैं अपने स्टॉक को किसमें कन्वर्ट करता जा रहा हूं, किसमें, सेल में। तो यही होगा, बिल्कुल सिंपल। आज मेरा काम था कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूले करवाए जाएं। देखिए निकल के आए 6 फॉर्मूले, पर ये 6 फॉर्मूले जो है याद करने की कोई जरूरत नहीं आपको। सिंपल सी बात करिएगा, जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो करिएगा, चाहे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो करिए, चाहे ट्रेड पेबल अपना ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल, नीचे आप रखिए इन तीनों की क्या, एवरेज। मैंने कारण बताया आपको एवरेज करने का मतलब। और उसके बाद ये सोचिए कि ऊपर क्या लिखा जाएगा। देखिए स्टॉक को हमेशा किस पे रखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। और ट्रेड रिसीवेबल बने क्यों, क्योंकि हमने कौन सी पर अपना सेल की होगी, नेट क्रेडिट सेल, ओपन नेट क्रेडिट सेल। ट्रेड पेबल क्यों बने, क्योंकि मैंने अपने सप्लायर से सामान उधारी में परचेज किया होगा, तो नेट क्रेडिट क्या, परचेज। अब इन तीनों के बाद 3 फॉर्मूले और आए। मैंने सिंपल आपसे कहा कि मुझे बताइए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब कि क्रेडिटर्स की क्या करनी है, उसके बाद पेमेंट करनी है, तो फॉर्मूला निकल गया एवरेज पेमेंट पीरियड। और डेटर से क्या करनी होती है, कलेक्शन, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड। स्टॉक का क्या करना, तो कन्वर्ट, तो एवरेज कन्वर्जन पीरियड। तो तीनों फॉर्मूले जो नए आए उसमें ऊपर क्या रखा गया, ऊपर आया नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ मंथ। और नीचे क्या लिखना हमने, जो उसकी रेशियो का हमने आंसर निकाला। ये 6 टाइम्स था तो 6 डिवाइड, ये 12 टाइम्स था तो डिवाइड 12, ये 6 टाइम्स था तो ये डिवाइड भी क्या, 6 टाइम्स। देखिए हर बार सम के अकॉर्डिंग चलिएगा। अगर सम में ये लिखा होगा कि ऊपर नंबर ऑफ मंथ में सम नहीं पूछा होगा, तो ऊपर मंथ की जगह क्या आ जाएगा, ऊपर डेज आ जाएंगे। और साल में डेज कितने हैं, 365। तो सिंपल सी बात है, अगर मंथ में नहीं पूछा तो ऊपर लिख दीजिए किसमें, डेज में पूछा होगा तो ऊपर लिख दीजिए फिर क्या, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ डेज। तो आज मेरा काम था कि आपको तीनों फॉर्मूले जो बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको समझा पाऊं, तो ये तीनों फॉर्मूले, उसके बाद 2 एक ऐड हुआ, तो टोटल बने 6 फॉर्मूले। तो ये 6 फॉर्मूले करवाने का मेरा मतलब था कि आपको पूरी तरह से समझ आए। अब नेक्स्ट क्लास में करा क्या जाएगा, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो, यानी कि फर्स्ट रेशो जो मेरी आई उसके रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सम होंगे वो सारे मैं अगली क्लास में अपना क्या कवर करूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की तरफ ले जाऊंगा और उसके इंपॉर्टेंट सम आपको क्या कवर करवाऊंगा। और लास्ट में आपको ट्रेड पेबल, उसके बाद टर्नओवर रेशो और भी है, फिर वो भी मैं अपना क्या इस क्लास में आपके लिए कवर करूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो पक्का क्या सब्सक्राइब शेयर सब करिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।